अस्सलाम वालेकुम। हमने अब तक बायोलॉजी और उसकी ब्रांचेस की हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम इसमें से जो क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्ज़ाम में और उनको कैसे अटेम्प्ट करना है, वो देख लेते हैं। आपका जो पेपर होता है बायोलॉजी का, उसके अंदर 3 किस्म के क्वेश्चंस होते हैं। एक होते हैं एमसीक्यूज़, जो कि 12 होते हैं, 12, और आपके पास 15 मिनट्स होते हैं इनको अटेम्प्ट करने के लिए। फिर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। आपके पास टोटल शॉर्ट क्वेश्चंस तकरीबन 22 से लेकर 24 तक, यूजुअली 24 होते हैं। उनमें से आपने 15 अटेम्प्ट करने होते हैं। ये एमसीक्यूज हैं, ये 1 मार्क का एक क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो टोटल इसके 12 मार्क्स होते हैं। फिर जो ये 15 है शॉर्ट क्वेश्चंस, ये 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। तो टोटल इसकी 30 मार्क्स हो गए। ठीक है, और फिर लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, वो 3 होते हैं, उसमें से आपने 2 अटेम्प्ट करने होते हैं। 9 मार्क्स का एक होता है, तो ये 18 मार्क्स हो जाते हैं। ठीक है? तो टोटल आपके पास 60 मार्क्स का पेपर होता है, और आपके पास 15 मिनट्स ये होते हैं, 1 आवर 45 मिनट्स इन 2 के लिए होते हैं। ठीक है? तो ये तो पैटर्न हो गया, जो पेपर का क्या पैटर्न है। तो ये चेंज होते रहते हैं, मतलब रिसेंट तो यही है पैटर्न। अब आगे हम तीनों टाइप्स को कैसे अटेम्प्ट करना है, इसको देख लेते हैं। एक चीज़ आपको मैं जो यहाँ पे बताना चाहूँगा, वो ये कि ये जो सारे क्वेश्चंस, ये तो हमारे लिए कवर करना मुश्किल होगा। हम तरीकाकार देखेंगे कि उनको अटेम्प्ट कैसे करना है। बाकी आपने याद किया होना चाहिए है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए है, और आपको इनका अटेम्प्ट करने का तरीकाकार आना चाहिए। ये 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। बाकी आपके दिमाग में घुसाया नहीं जा सकता हर चीज़ को, ये आपको खुद करना पड़ेगा। सबसे पहले देख लेते हैं एमसीक्यूज़, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। एक से एक स्टेटमेंट दी होती है, और उसकी एक से ज़ायद चॉइसेस होती हैं, 4 चॉइसेस होती हैं आपके पास। वो आपने अटेम्प्ट करनी होती हैं। उसमें से कोई एक ठीक होती है, बाकी गलत होती है। ये जो स्टेटमेंट होती है, इसको कहते हैं स्टेम। ठीक है? और ये स्टेम जो है, इसी के बारे में 4 चॉइसेस होती हैं, और उनमें से एक जो है वो करेक्ट होती है, और बाकी 3 जो होती हैं उनको कहते हैं डिस्ट्रैक्टर्स। ठीक है? वो डिस्ट्रैक्ट करती हैं। जैसे शैतान हमें सीधे रास्ते से डिस्ट्रैक्ट करता है ना, इसी तरह ये जो सही आंसर है उसका, उससे डिस्ट्रैक्ट करती हैं। सबसे पहले अगर आप स्टेम को देखें, तो आपका काम ये है कि उसको बहुत गौर से पढ़ लें। जैसे यहाँ पे है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड, आगे क्या है इसका आंसर। ठीक है? बायोलॉजी है, ज़ूलॉजी है, बॉटनी है, या माइक्रोबायोलॉजी है। अब अगर आपने इसको बहुत गौर से पढ़ लिया और इसको अच्छी तरह समझ लिया, तो आप फिर उसके बाद अटेम्प्ट करेंगे कि इसका आंसर क्या है। देखें, यहाँ पे जानवरों के साइंसी मुताले को क्या कहते हैं। अगर आपने इसको पढ़ लिया, जानदारों के साइंसी मुताले को क्या कहते हैं, तो इसकी तरफ अगर आप चले जाएं, तो आंसर ये बन जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। इसीलिए इसको बहुत गौर से पढ़ें कि क्या इसने पूछा हुआ है, तो फिर आपकी
नॉलेज आ जाती है कि आपने जो पढ़ा हुआ है वो क्या है, कि आप याद कर लेंगे कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड ज़ूलॉजी, आपको पता लग जाएगा। सीधी-सीधी चीज़ है। लेकिन ये भी हो सकता है कि इसमें एम्बिग्विटी हो, बीच में सही क्लियर ना हो, आपको याद ना हो, या कोई वजह भी हो सकती है कि ये चीज़ क्लियर नहीं है। सीधा-सीधा है तो आप ठक करके ये करेंगे, आपके पास 12 उसके लिए एमसीक्यूज़ के लिए 15 मिनट्स हैं, तो तकरीबन 1 मिनट से ऊपर एक का है। तो आपको सीधा-सीधा है तो ये तो चंद सेकंड में आप उसका जवाब लिख लेंगे, बशर्ते कि आपने इसको ठीक पढ़ा हुआ है। ठीक है? अब आ जाता है ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको एम्बिग्यूटी है, जिसमें आप क्लियर नहीं है कि इसका आंसर क्या है, उसको कैसे अटेम्प्ट करना है? उसमें आपके पास तकरीबन 1 मिनट है कि आपने उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। उसको देख लेते हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन अगर हमारे पास फ़र्ज़ करें ये आ जाता है। द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ सेल्स एंड सेल ऑर्गेनेलिज़ इज़ कॉल्ड। सेल और सेल ऑर्गेनेलिज़ की साख्त और अफ़आल का मुतालिया कहलाता है। फ़र्ज़ ये करें कि आप इसमें क्लियर नहीं हैं, ठीक है? तो अगर आप बिल्कुल क्लियर नहीं है तो आप इसमें तुक्का मारते हैं तो आपके पास 25% सिर्फ चांसेस हैं कि वो तुक्का ठीक होगा। 4 में से 25% चांसेस हैं कि वो ठीक हो। तो आप इसको स्ट्राइक आउट करें। देखें, आप 25% ना दें, वो चांस लें ना। आप ऐसे करें कि आपको ये कन्फर्म, एक चीज़ ये तो कन्फर्म है कि ये तो नहीं हो सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? एनाटॉमी का आपको पता है, आपने इसको कट कर दिया कि ये तो आंसर नहीं है। आपके पास 3 रह गए तो आपके पास अब 33% चांसेस हैं, ये तुक्का मारने के, ठीक है? फिर आपके पास, आपको ये भी आइडिया है कि फिजियोलॉजी तो हमने देखा था जी, ये तो फंक्शंस का होता है, तो ये भी नहीं है, ये भी आप स्ट्राइक कर दें। तो अब आपके पास 50% चांसेस आ गए। अब इन दोनों में से आप देख लें, ये देखें कि ये कौन-सा है। अब यहाँ पे किस बारे में है? सेल एंड इट्स ऑर्गेनेलिज़। सेल्स का वर्ड है, तो आपके पास एक बेहतर चॉइस ये है, ठीक है? आप इसको इग्नोर कर, तो दिस इज़ हाउ यू अटेम्प्ट द क्वेश्चन व्हिच इज़ नॉट क्लियर टू यू। आप स्ट्राइक आउट करते जाएँ कि ये नहीं है, ये नहीं है, और अल्टीमेटली आप काफ़ी चांसेस होते हैं आप उसके सही आंसर पे पहुँच जाएँगे। एक और देख लेते हैं। द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर और ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज़ कॉल्ड। बायोलॉजी की वो शाख जिसका ताल्लुक अंदरूनी साख्तों के मुताले से है। अब इसमें आप ये देख लें जी, माइक्रो तो इसमें कोई ज़िक्र ही कोई नहीं है, माइक्रो आपको पता होना चाहिए। नथिंग अबाउट माइक्रो, ठीक है? तो माइक्रो आपने निकाल दिया। एनाटॉमी भी इसमें आपने, आपको क्लियर नहीं है, ठीक है? मॉर्फोलॉजी आपको क्लियर नहीं है। हिस्टोलॉजी आपके ज़हन में है, आपको याद होना चाहिए कि हिस्टोलॉजी जो था वो माइक्रोस्कोपिक वो था, टिश्यू का, तो वो भी ये आप उसको भी निकाल दें। अब 2 चीज़ें आ गई हैं स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है? ये आपको आइडिया हो गया कि 2 चीज़ें हैं जो स्ट्रक्चर का बताती हैं, एक मॉर्फोलॉजी है और एक एनाटॉमी है। तो फिर आपके ज़हन में इंटरनल के बारे में आ जाएगा। पहला हमने मॉर्फोलॉजी किया था जो कि जनरल स्ट्रक्चर्स के बारे में है। इंटरनल स्ट्रक्चर को एनाटॉमी होती है, तो ये आपका ये गलत हो गया और ये आप एनाटॉमी को ओके कर देंगे। द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज़, किसी जानदार के मुख्तलिफ अज़ा के अफ़आल के मुताले को मुताला कहलाता है। फिज़ियोलॉजी तो हमें पता है कि फंक्शन होता है, तो इसको हम फिज़ियोलॉजी कर देंगे।
ठीक है? ऑफ ऑल फिजियोलॉजी। हिस्टोलॉजी इज द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ, अब माइक्रोस्कोपिक स्टडी हो आ गई, तो इसमें आप क्लियरली ये इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, ये दोनों नहीं हो सकते। इन दोनों में से अब सेल जो है वो सेल बायोलॉजी कहलाती है या साइटोलॉजी कहलाती है, तो ये होगा टिश्यूज की। सो एंड सो फोर्थ। ये मेरा ख्याल आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए, इंशाल्लाह आप ये सारे 100% अटेम्प्ट कर लेंगे। पेलेंटोलॉजी इज स्टडी ऑफ, इसमें आप एक एक करके, अगर आपको नहीं है तो आप एक एक करके स्ट्राइक आउट करते जाएं, लेकिन यहाँ पे हमें क्लियर पता है कि फॉसिल्स की स्टडी होती है, यही इसका आंसर। द अदर नेम ऑफ एनवायरमेंटल बायोलॉजी इज इकोलॉजी। ठीक है, एनवायरनमेंट का इकोलॉजी से ताल्लुक है, एनवायरमेंटल बायोलॉजी भी होगा, इकोलॉजी भी होगा, तो ये भी आप आपकी नॉलेज पे डिपेंड करता है। अब आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस पे। ये जैसे एक शॉर्ट क्वेश्चन आया है, पैरासाइटोलॉजी और फार्माकोलॉजी की तारीफ करें, डिफाइन पैरासाइटोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी। अब हमने अब तक क्या किया है कि पैरासाइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, पैरासाइटोलॉजी पैरासाइट्स का इल्म है, लेकिन इतना ही काफी नहीं है यहाँ पे लिखना शॉर्ट क्वेश्चन में। दो, हालांकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन उसमें अगर आप सिर्फ इतना लिखेंगे तो शायद आपको 1 मार्क या 1.5 मार्क मिल जाए, उसमें से पूरे 2 नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसकी जो आपने डेफिनेशन है पूरी नहीं दी, स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। क्या करेंगे, ये पैरासाइटोलॉजी ऊपर लिखेंगे। अच्छी राइटिंग करनी है, ये मेरी तरह की राइटिंग नहीं होनी चाहिए आपकी, क्योंकि अच्छी राइटिंग से एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा इफेक्ट पड़ता है और वो जरा दिल खोल के मार्क्स देता है। ठीक है, अपनी राइटिंग आपने अच्छी करनी है। तो पैरासाइटोलॉजी ऊपर लिखें, नीचे उसको अंडरलाइन करें, किसी दूसरे कलर में कर दें, अच्छी राइटिंग से करें, और फिर नीचे लिखेंगे इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी टू स्टडी पैरासाइट्स। याद आपने सिर्फ यही किया है, लेकिन ये जो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है ये इसकी डेफिनेशन में शामिल है। ठीक है, तो ये भी लिखना है आपने पहले, इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी टू स्टडी पैरासाइट्स। आप और दूसरे तरीके से रीफ्रेज कर लें इसको कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी in which we study parasites is called parasitology. या parasitology is the branch of biology to study parasites. Whatever, आप रिफ्रेज कर लें जो आपकी फ्रेज बेहतर लगती है। इसी तरह उर्दू में ये बायोलॉजी की एक शाख है जिसमें पैरासाइट्स का मुताला किया जाता है, या बायोलॉजी की वो शाख जिसमें पैरासाइट्स का मुताला किया जाए को पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। कोई भी फ्रेज आप कर लें, लेकिन बेसिकली इस 2 चीजें इसमें जरूरी हैं, एक ये और एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, इसी तरीके से हम फार्माकोलॉजी को देखें तो सिर्फ इतना ही लिखना काफी नहीं है, जो आपने याद हुआ होना चाहिए। आप याद करने के लिहाज से आप सिर्फ इतना कर सकते हैं, लेकिन जब अटेम्प्ट करेंगे तो उसमें आप ब्रांच ऑफ बायोलॉजी का भी जिक्र करेंगे। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच स्टडी, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी ये इन नहीं है, which study drugs and their effects on body is called pharmacology। ठीक है, बायोलॉजी की ऐसी शाख जिसमें अद्वियात और जिस्म पर इनके असरात का मुताला किया जाए को फार्माकोलॉजी कहा जाता है। सिंपल एज दैट। ठीक है, और रिफ्रेज कर लें आप जैसे आप चाहें इसको कर लें। चलें जी, ये आपके लिए असाइनमेंट है कि डिफाइन फॉलोइंग ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। आप एक एक करके सबको करें, ये इसमें आप 2-2 मार्क्स के लिहाज से ही आप इसको कर लें।
ये सारी ये आप असाइनमेंट के तौर पे खुद से कर लें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। फिर कभी-कभार क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि आपको डेफिनेशन दी गई हो और आपसे ये पूछा जाए ये किसकी डेफिनेशन है? जैसे व्हिच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू बर्थ और हैचिंग। बायोलॉजी की कौन सी शाख फर्टिलाइज्ड एग से मुकम्मल जानदार बनने के अमल का मुताला करती है? फर्टिलाइज्ड एग या फर्टिलाइज्ड ओवम, फर्टिलाइजेशन, ये हम एक ब्रांच में कर चुके हैं जिसका नाम है एम्ब्रियोलॉजी। मेरी राइटिंग ऐसी है भाई। ठीक है, तो इसमें आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे? एम्ब्रियोलॉजी इज द ब्रांच दैट इन्वॉल्व्स, आगे बेशक आप सारा ये लिखें, या अगर आप इसको आप छोड़ भी दें, आप सिंपल लिखें सच ब्रांच इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, इतना छोटा सा भी काफी है कि बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच को एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, ये भी आप बायोलॉजी भी लिख सकते हैं, सच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। तो ये अटेम्प्ट करने का आपका अपना मेथड हो सकता है। फिर कभी कभार 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये भी आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन कोई दो ब्रांचेस दे दी, मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी में फर्क बयान करें। ठीक है, ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इसमें आप अगेन हम पढ़ चुके हैं कि मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर और फॉर्म की स्टडी है, यानी बनावट और साख्त की स्टडी है, और फिजियोलॉजी जो है वो फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स, जिस्मानी अज़ा के अफ़आल। तो एनिमल फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट की भी फिजियोलॉजी होती है। ठीक है, तो इसको हम जब अटेम्प्ट करेंगे तो पहले तो हम ये लिखेंगे, मॉर्फोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच इज द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम अभी तक कर चुके हैं। मॉर्फोलॉजी बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें जानदार की बनावट और साख का मुताला किया जाता है, कॉमा, while physiology is also a branch of biology deals with the functioning of body parts, जबकि फिजियोलॉजी भी बायोलॉजी की एक शाख है जो जिस्म के आज़ा के अफ़आल का मुताला करती है। वही डेफिनेशन है जो हमने पहले की थी, दरमियान में सिर्फ एक लफ्ज वाइल लिख दिया है, जबकि। ठीक है, तो ये उनका फर्क बयान हो गया। अब आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस पे। आपके पास 3 लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं जिनमें से 2 आपने अटेम्प्ट करने होते हैं, और सब 9-9 मार्क्स के होते हैं, जिसके यूजुअली 2-2 हिस्से होते हैं। एक 4 मार्क्स का होता है और एक 5 मार्क्स का होता है। आपने उसको उसी लिहाज से अटेम्प्ट करना होता है। यहाँ पे ये 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन हमारे पास, हम देखते हैं कि कैसे करेंगे इसको। डिफाइन बायोलॉजी, या डिफाइन द टर्म बायोलॉजी एंड डिस्क्राइब इट्स 3 मेजर डिविजन्स। डिविजन्स या इंग्लिश में फील्ड्स आ गया है, उर्दू में इसको डिविजन्स कहते हैं। The term biology, which is derived from Greek word bios meaning life and logos meaning study, is defined as the science of life। ठीक है, बायोलॉजी की इस्तेलाह 2 यूनानी अल्फाज से ली गई है, बायोस जिसका मतलब है जिंदगी, और लागोस जिसका मतलब है सोचना और वजह तलाश करना।
इससे मुराद है जिंदगी का साइंसी मुतालिया। ये तो हमारा पहला पार्ट हो गया, ठीक है। इसमें हमने सिर्फ ये नहीं लिखा कि डिफाइंड एज साइंस ऑफ लाइफ, नहीं, इसमें हमने कहाँ से टर्म आई ये भी हमने बयान किया है। अब पार्ट पार्ट आ जाता है दूसरा, जो कि है थ्री मेजर डिविजन्स। थ्री मेजर डिविजन्स हमें मालूम है, ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। लेकिन डिस्क्राइब कहा गया है, डिफाइन नहीं कहा गया। डिफाइन हो तो हम ज़ूलॉजी इज द मेजर फील्ड ऑफ बायोलॉजी विच इज स्टडी ऑफ एनिमल्स, इतना काफी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि डिस्क्राइब कहा गया तो हमें कुछ उसके बारे में और भी लिखना है। क्या लिखना है? इंक्लूडिंग देयर स्ट्रक्चर, फंक्शंस, बिहेवियर एंड डाइवर्सिटी। स्ट्रक्चर फंक्शन तो आप हर जगह घुसेड़ सकते हैं ना, ये तो हम कर चुके हैं। तो zoology का जो है वो एनिमल्स की स्ट्रक्चर और फंक्शन होंगे। उसके अलावा बिहेवियर भी हो सकता है, डाइवर्सिटी भी हो सकती है। ये डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी हम आगे करेंगे। तो zoology जो है वो बायोलॉजी के इस डिवीजन को कहते हैं जिसमें जानवरों का इल्म हासिल किया जाता है, जिसमें इनकी साख्त, अफ़ाल, रवैयों और बायोडाइवर्सिटी का मुताला किया जाता है, ठीक है। इसी तरह बॉटनी में भी आप उसको मतलब थोड़ा-सा चीज़ को आपका अगर कॉन्सेप्ट हो ना, तो च्युइंगम की तरह थोड़ा-सा खींच सकते हैं अपनी मर्ज़ी से डिस्क्रिप्शन में। तो कुछ थोड़ा बहुत उसके बारे में और लिखें। बॉटनी, इट इज़ स्टडी ऑफ प्लांट्स इंक्लूडिंग देयर स्ट्रक्चर। यहाँ पे आप फंक्शन भी लिख सकते हैं साथ, क्योंकि प्लांट फंक्शन भी होता है ना। इंक्लूडिंग देयर स्ट्रक्चर, फंक्शन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, इंटरेक्शंस विद देयर एनवायरनमेंट। प्लांट्स के रेफरेंस से आप कुछ चीज चीज बीच में लिख सकते हैं। उर्दू में कहें तो डिवीजन में पौधों का मुताला किया जाता है, साइंसी मुताला है, जिसमें इनकी साख, इनके अफ़आल, इनकी नशो-नुमा, तौलीद, अपने माहौल के साथ इनके ताल्लुकात, इनको पढ़ा जाता है, इनको स्टडी किया जाता है। फिर तीसरा माइक्रोबायोलॉजी, द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया, माइक्रोस्कोपिक फंगाई इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। जैसे कि बैक्टीरिया, माइक्रोस्कोपिक फंगाई, मसलन बैक्टीरिया और खूरबीनी फंजाई। फंजाई भी कहते हैं, फंगाई भी कहते हैं, आप फंजाई कहते हैं, ठीक है। इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। अगेन आ गया स्ट्रक्चर और फंक्शन, इनके देखे जाते हैं। हैबिटेट, इनका इनका हैबिटेट मतलब उसका मस्कन क्या होता है, ठीक है। और उनके देयर इम्पैक्ट्स ऑन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। थोड़ा सा जो हम अ, जो हमने लेक्चर किया है उसमें सामने जो स्लाइड है उसके ऊपर तो हमने मिनिमल लिखा है ना कि लेकिन जो मैंने जो कुछ बोला है उसमें वो उसकी डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट ज़रूरी होता है, ताकि अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि आपकी जो बुक्स हैं उसमें बहुत बड़ी ज़्यादा कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है इनकी। इंग्लिश में थोड़ी है, उर्दू में तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो थोड़ा-सा मैंने जैसे कहा च्युइंगम की तरह उसको आप एक आध सेंटेंस और उसका ऐड कर सकते हैं उसमें। तो आपके फिर प्रॉपर 4 मार्क्स का अटेम्प्ट हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें कि हमने ज़ूलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ एनिमल्स, ठीक है। हमने यहाँ पे इज़ द मेजर डिवीज़न नहीं लिखा, आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसके बाद, फॉलोइंग आर द 3 मेजर डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के 3 बड़े डिविजन्स दर्जे ज़ैल हैं, ठीक है। तो वो उसमें कवर हो जाएगा, फिर आपको हर एक के लिए अलग-अलग लिखना नहीं है ज़रूरी। बस ये दिस इज़ हाउ यू अटेम्प्ट क्वेश्चंस, मतलब नॉट नेसेसरीली हर बंदा एक ही तरह क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, लेकिन ये बताने का मकसद है कि आपके जो आंसर के अंदर
क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए हैं, ठीक है? जो आपको मैक्सिमम मार्क्स दे सकती हैं। अच्छा, फिर एक ये है, हो सकता है क क्वेश्चन इस तरह आ जाए, व्हाट इज़ बायोलॉजी एंड हाउ डज़ इट बेनिफिट ह्यूमन बीइंग्स? बायोलॉजी क्या है और ये इंसानों के लिए किस तरह फ़ायदेमंद है? उसमें आपने एक तो बात वही कर ली, बायोलॉजी क्या है, ठीक है? द टर्म बायोलॉजी which is derived from Greek word bios meaning life and logos meaning not life, yeah, life नहीं है, meaning study is defined as science of life, ठीक है? फिर आपने again it explains this function and structures and interactions, फिर structures and functions, फिर आगे फिर आपने थोड़ा सा stretch करना है तो ये बीच में आप ऐड कर लें, and interactions of living organisms including animal, plants and organisms, ठीक है? ये तीन जो उसकी ब्रांचेस हैं उनका जिक्र भी आपने कर दिया व्हाट इज बायोलॉजी के अंदर। हाउ डज इट बेनिफिट ह्यूमन बीइंग्स, ये आपने देखना है। ये आपकी बुक में गिवन है कि हेल्थ, फूड और एनवायरनमेंट के अंदर ये हमें हेल्प करती है। हमारे जो मेन हमें जो फायदे हैं वो बायोलॉजी पढ़ने से इन तीन फील्ड्स में ही होते हैं। तो ये आप अटेम्प्ट कर लें। फिर एक ये क्वेश्चन है, बायोलॉजी कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ब्रांचेस, एक्सप्लेन इट्स एनी फोर ब्रांचेस, ठीक है? बायोलॉजी को मुख्तलिफ शाखों में तकसीम किया जाता है, इसकी चार चार की वजाहत कीजिए। ये पहले का तो कोई आपको आंसर करने की जरूरत नहीं है, ये सिंपल सी एक टर्म उन्होंने दी है। तो आप कोई भी चार ब्रांचेस, अब यहाँ पे आपने चार ब्रांचेस वो देखती हैं जिसके बारे में आपको कुछ अच्छी मालूमात हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशन नहीं है, आपने डिस्क्राइब करना है, ठीक है? तो आपने हमने जो ब्रांचेस अभी की हैं, हमने तो सिर्फ छोटे-छोटे जुमले लिखे हैं ना उसमें, वो तो आपके कॉन्सेप्ट बनाने के लिए। मैंने जो कुछ बोला है उसके बारे में, वो आप उसके डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं। या आपको कुछ पता है उसका, तो आप उसकी डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं, ठीक है? तो हो सकता है आपकी बुक में, ख़ास तौर पे उर्दू की बुक में, तो बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है। इंग्लिश में थोड़ी बहुत डिटेल है, तो वो आप इसमें लिख सकते हैं। तो कम से कम इतना स्ट्रेच उसको ज़रूर कर लें कि एक आध जुमला और ऐड कर लें उसकी अ, उसकी डिस्क्रिप्शन में, डेफ़िनिशन के बाद। एक इसमें डेफ़िनिशन आ जाएगी और फिर एक आध जुमला या वही जुमला थोड़ा एक्सटेंड हो जाएगा उसकी डिस्क्रिप्शन में। तो ये तकरीबन 2-3 लाइनें ये आपकी अ, हो जानी चाहिए हैं डिस्क्रिप्शन में बताते हुए, क्योंकि 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, तो 1-1 मार्क का 1 होगा, तो आपने अगर डेफिनिशन है तो डेफिनिशन सिर्फ लिखेंगे। लेकिन क्योंकि एक्सप्लेन कहाँ किया गया है यहाँ पे, तो आपने थोड़ा-सा उसके बारे में आगे ज़रूर लिखना है कि जो उसकी डेफिनिशन को एक्सप्लेन कर दे, ठीक है? तो फिर यहाँ पे आपकी जो चॉइस है, जो 15 से 19 हमने ब्रांचेस की हैं, उनमें से जो चॉइस है आपकी ऐसी होनी चाहिए जिसके बारे में आपको कुछ डेफिनेशन के अलावा भी इल्म उसका आपको याददाश्त में कुछ हो और, ठीक है? तो यहाँ पे ये हमारा ख़त्म होता है। अब हम अगले लेक्चर में आगे की चलेंगे ब्रांचेस से, ठीक है? खुदा हाफ़िज़।